सुप्रभात, जोहार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। कल का कक्षा में हम लोग चर्चा किए थे बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न चीज़ों को हम लोग जाने थे कि क्यों आज के समय में बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता है। आज हम लोग जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। अगर कोई शिक्षक अपने शिक्षण को बाल केंद्रित बनाना चाहता है तो उसे कौन सी विधियां हैं जिसका उन्हें सहारा लेने की आवश्यकता होगी। तो आज कल हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए थे अपनी क्लास के दौरान, और आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इनमें 5 प्रमुख विधियां हैं, जिनमें एक विधि है खेल के माध्यम से, खेल विधि के द्वारा शिक्षा। दूसरा है कार्य करवाना, लर्निंग बाय डूइंग, कार्य करके सीखना। तीसरा है वो किंडरगार्टन विधि है, और चौथा है मोंटेसरी विधि, और पांचवा है प्रोजेक्ट विधि। तो कौन कौन सा विधि हम लोग अभी चर्चा किए, एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। पहला है खेल विधि के माध्यम से, दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, तीसरा है किंडरगार्टन, चौथा है मोंटेसरी विधि, और पांचवा है प्रोजेक्ट विधि। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि ये विभिन्न विधि क्या हैं और क्या थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, इनमें क्या क्या अंतर है, और कैसे इन विधियों का अस्तित्व आया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला विधि है वह है खेल विधि। खेल विधि के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? बच्चा स्वाभाविक तौर पर नेचुरली किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वह है खेल विधि। खेल विधि में बच्चा खेल जो है आसानी से कोई भी खेल की तरफ चला जाता है, खींचा हुआ चला जाता है। कोई खेल हो रहा है और बच्चा उधर से गुजर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो वो बच्चा वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो देखने लगता है उसको, और उसको भी मन करता है काश हम भी बैटिंग कर रहे होते, हम भी बॉलिंग कर रहे होते, अब वो वहाँ फील्डिंग कर रहे होते तो हम कैच ले लेते। या फुटबॉल चल रहा है गेम, तो वहाँ देखने लगता है करीब थोड़ा सा कद चुक गया, अभी गोल हो जाता। तो खेल विधि के द्वारा जो शिक्षण है वह क्या है? खेल जो है सो बच्चों को स्वाभाविक तौर पर अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो बाल केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है खेल विधि की। इस विधि की सबसे प्रमुख विशेषता यह क्या है कि यह मनोरंजक विधि है। मतलब वो आनंद में भर जाता है बच्चा, कोई गेम में भाग ले रहा है, कोई गेम का हिस्सा है, वह सदस्य है कोई खेल का, तो उसे आनंद आता है, उत्साह रहता है, उत्सुकता आती है कि वो उस गेम में, उस खेल में अपना बेहतर प्रदर्शन करे, अच्छा परफॉर्म करे। तो यह एक विधि है, वो मनोरंजक विधि, आनंददायी शिक्षण का सर्वोत्कृष्ट विधियों में से एक विधि है खेल विधि। इससे क्या होता है? सामाजिक विकास के योगदान को बल मिलता है। हम लोग पहले भी कल के कक्षा में भी चर्चा किए थे कि खेल विधि से सामाजिक विकास कैसे होता है। जब हम खेलते हैं तो कोई कैप्टन बन गया, कोई वाइस कैप्टन बनता है, मतलब उसको लीड करने का मौका मिलता है, नेतृत्व करने का मौका मिलता है, टीम लीडर बनने का, टीम के साथ काम करने का मौका मिलता है। अकेले अकेले काम करना और टीम के साथ काम करना में बहुत अंतर है। अकेले बोला जाता है ना कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ता, ऐसा कहा गया है। और जब हम सम्मिलित होकर के, इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के किसी काम को करते हैं, एक टीम स्पिरिट से काम करते हैं, तो उसका नतीजा कई गुना ज़्यादा होता है, बेहतर होता है। तो टीम के साथ हम काम करना सीखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अगर हमको लीडर बना दिया गया तो अपनी हमारे टीम में जो मेंबर्स हैं, कौन सा मेंबर कैसे खुश होगा, कैसे प्रोत्साहित होगा, कैसे उत्साह से काम करेगा, उसके मनोदशा को, उसके भाव को भी समझने की शक्ति हमारे अंदर आती है। तो यह क्या करता है कि खेल विधि से शिक्षण जो है वो हमारे सामाजिक विकास में कंट्रीब्यूशन देता है, उसको बढ़ावा देता है, हमारी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। कोई काम एक तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है, वो सोचने के लिए हम विवश होते हैं। अपनी परिस्थितियों के अनुसार से हम कोई और
तरीका ढूंढ निकालते हैं, कोई और साधन ढूंढ निकालते हैं, और जो वांछित परिणाम निकालना है, जो हम रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो हम कैसे कर पाते हैं? तो जब हम खेल विधि से शिक्षण कर रहे हैं, तो बच्चों में ये प्रतिभा नैसर्गिक रूप से बाहर आती है, प्राकृतिक तौर पर वो बाहर आती है और हमें देखने के लिए मिलती है। जब हम खेल विधि से शिक्षण काम कर रहे हैं, तो क्या होता है? बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत का मौका मिलता है, टीम वर्क, लीडरशिप। इसके अलावा और क्या है? सहानुभूति और समानुभूति। सहानुभूति और समानुभूति क्या है? सहानुभूति का मतलब कि कोई दुख में है, तकलीफ में है, उसको देख कर के दया करना, दया की भावना रखना, एक तरह से सहानुभूति हो गई। समानुभूति क्या है? कि कोई दुख में है और उसके दुख को हम, उसकी पीड़ा को हम, उसकी परिस्थिति को हम समझ पा रहे हैं, और उस समय उसको क्या ज़रूरत है वो सहायता देना, वो उसके लिए कर पाना, ये समानुभूति है। तो इसको हम समझ पाते हैं, और फिर क्या होता है? परिस्थितियों के अनुसार हम रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में हम क्या करना चाहिए, हमको कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ रिस्पॉन्ड करना है, इस बात को हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है खेल विधि के द्वारा जब हम शिक्षण करते हैं तो। और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अनावश्यक रूप से टीचर जो है वो इंटरफेयर कर रहा है उनके लर्निंग प्रोसेस में, बल्कि शिक्षक जो है सो क्या है, एक विधि निकाला, एक तरीका निकाला, उस तरीके में बच्चे आनंदित हो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और करके विभिन्न तरह के अनुभव हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एक ये बड़ी बात होती है। उसमें शारीरिक विकास होता है। जब खेल विधि से हम क्या करते हैं, शिक्षण का काम करते हैं, तो शारीरिक विकास होता है। कोई खेल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, छलांग लगा रहा है, बोल रहा है, इससे क्या होता है? हमारे मसल्स का हर किसी न किसी तरह से एक्सरसाइज हो रहा है, और मसल्स का एक्सरसाइज जितना होगा, शारीरिक विकास कैसे होता है? शरीर को हम जितना एक्टिव रखेंगे उतना हमारा शारीरिक विकास, हमारे शरीर में फुर्ती उतना ज़्यादा होगी। तो शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है खेल विधि। फिर क्या होता है? अदर विधि से आप सिखाते हैं, तो हो सकता है बच्चे को उसमें रुचि नहीं हो, इंटरेस्टिंग नहीं लगे, या एक दो बच्चा को इंटरेस्टिंग लगे भी, तो सारे बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगे। लेकिन जब खेल विधि से हम कराते हैं तो ये बच्चों की रुचि के अनुसार होता है। तो ये जो विधि है, खेल विधि में हम लोग क्या देखें, ये रुचिकर होता है। इसमें खेल विधि में क्या होता है? बच्चे को लीड करने का मिलता है मौका, बच्चे को टीम में काम करने का मौका मिलता है, बच्चे को आनंद आता है, बच्चे का जो स्वाभाविक गुण है उसके अनुसार से हम उसको सिखा पाते हैं। तो ये खेल विधि की महत्वपूर्ण विशेषता रही। दूसरी जो सबसे प्रमुख सिखाने का तरीका है बाल केंद्रित शिक्षण का, वह तरीका है कार्य के माध्यम से। अब क्या है, जनरली कभी कभी हम लोगों को काम सौंपते हैं, कोई छोटा मोटा काम दे दिए, कोई आपको बोला कि चलो अपने दोस्त को हम बोले कि तुम ऐसा करो, कल मेरा बर्थडे मनाना है और तुम मेरा बर्थडे का सारा तैयारी तुमको देखना है। अब क्या होता है, जब हम उसको काम देते हैं तो वो कई सारे चीज़ों पर सोचता है कि बर्थडे में कौन कौन से लोग आएंगे, क्या खाना में रखना चाहिए, वो जो आएंगे उनका खाने का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, हमारा बजट क्या है खाने का, कहाँ बैठाएंगे लोगों को, कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, कहाँ पर, कहाँ से केक आएगा, केक कैसे कटिंग किया जाएगा, लोगों को खाने के लिए केक, सिर्फ केक ही देना है तो केक परोसने के लिए प्लेट चम्मच की ज़रूरत होगी। तो जहाँ जिस रूम में बर्थडे मनाया जाना है उस रूम को हम कैसे डेकोरेट करेंगे, कहाँ पे ये बैलून सजेंगे, और कई तरह की चीज़, कहाँ रंगोली बनाया जाएगा, ये सब चीज़ों को उसके दिमाग में कब ये सब बातें आती है, जब हम उसको एक उत्तरदायित्व देते हैं, जब उसको हम एक काम देते हैं। तो काम करके सिखाने की जो परंपरा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि सीखने वाला सीखने के दौरान अनुभव अर्जित करता है। जो अगर यदि हम क्लासरूम लेक्चर दे रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं, तो ये बोरिंग हो सकता है, नीरस हो सकता है, और साथ ही क्या हो सकता है कि बच्चे को या शिक्षार्थी को उसमें रुचि नहीं हो, और रुचि नहीं होने से क्या हो सकता है,
रुचि नहीं होगा, साथ ही अनुभव भी उसको नहीं होगा। जब अनुभव नहीं होगा उसको, तो वो सीख नहीं पाएगा बेहतर ढंग से। अब आगे क्या होता है कि अगर यदि उसी तरह से हम अगर किसी को बागवानी करने के लिए बोल दिए, तो बागवानी करने के लिए बोले तो बच्चा क्या है, अगर बागवानी का काम कर रहा है बच्चा, तो वो सीखेगा। अब क्या है, हम विज्ञान के क्लास में सिखा रहे हैं कि पौधे इस तरह से लगाए जाते हैं, कुछ पौधों का बीज लगाया जाता है, बीज में अंकुरण होता है, फिर उससे नए पत्ते निकलते हैं, नीचे जड़ निकलता है, जड़ भी बढ़ता जाता है। ये सारा चीज़ हम सिखा रहे हैं, पुस्तक का ज्ञान दे रहे हैं, और संभव है कि वो बच्चा इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब वो बागवानी करेगा तो पौधे कैसे निकलते हैं, कैसे कुछ पौधों के टहनियों को लगा देने से कलम विधि से तैयार किया जाता है, किस तरह से पौधे जो हैं वो बढ़ते हैं, उनको क्या कितना मॉइस्चर चाहिए, कितना पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी दे देने से क्या होगा, धूप की क्या आवश्यकता है, धूप नहीं होने से क्या होगा कि नहीं, पौधे बढ़ रहे हैं तो बढ़ने के समय उनको कुछ खाद की आवश्यकता होगी, वो कौन कौन से खाद दिए जा सकते हैं, कोई अगर यदि उसको रोग होता है पौधा में तो उस कौन कौन से रोग होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उसका निवारण कैसे हो सकता है, क्या उपचार हो सकता है, पौधों में किस किस तरह के फूल होते हैं, फल होते हैं, कई सारी जानकारियां जो है वो बिना बताए अपने द्वारा खुद बागवानी करके वो सीख लेगा। तो जब हम अनुभव के द्वारा अगर हम चाहते हैं कि वो अनुभव हासिल करे, सीखने के साथ साथ एक्सपीरियंस अगर हासिल करे, तो उसको काम के द्वारा सिखाना होगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। एक आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के समय आप लोग देखे होंगे नीचे कक्षाओं में लिखा हुआ रहता है लर्निंग बाय डूइंग, कुछ दिया हुआ रहता है, एक चैप्टर में कुछ दिया हुआ है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखें। तो करके हम कैसे सीख सकते हैं, इसमें क्या होता है, इस तरीके से सीखने में उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता दोनों चीज़ आती है। उत्तरदायित्व कि हमको एक काम किसी को जब सौंपे हैं तो वह क्या होता है, वो किसी दूसरे पे वो शिफ्ट करने के चांस में नहीं रहता है, वो जानता है कि हमको ही करना है, खुद को ही ये काम करना है, दूसरे से कराना नहीं है। या दूसरे को क्या है, दूसरे को हम इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि ये काम नहीं हुआ है। तो एक उत्तरदायित्व की भावना होती है जो आगे के लाइफ में, हमारा लाइफ स्किल में ये जुड़ जाएगा, ये आगे के लाइफ में ये उपयोगी होगा। और दूसरा चीज़ क्या हुआ, उत्तरदायित्व के साथ साथ क्या होता है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब जब हमारे अंदर कोई स्किल आ रहा है तो हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। कोई भी चीज़ हम काम करना सीख रहे हैं मतलब कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चीज़ है, काम के माध्यम से सीखने का यह गुण है। तीसरा क्या है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें देता है। और मेथड्स में हो सकता है कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक अनुभव हमें हासिल नहीं हो, लेकिन जब हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं तो हमें यह एक्सपीरियंस हासिल होता है कि हम खुद से कर रहे हैं, तो उसका खट्टा अनुभव है, अच्छा अनुभव है, कहाँ पे एरर्स होते हैं, उस एरर्स का कैसे, जो त्रुटि जो हुआ उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या कमियां रह गई, हम अपने से खुद को एवेल्युएट कर पाते हैं जब इस तरह से काम करते हैं। तो फिर समस्या का समाधान, समस्या का समाधान क्या है, समस्या का समाधान मतलब कोई काम को करने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स क्या क्या उसके हैं, और उन हर्डल्स को, उन समस्याओं के समाधान के तो हज़ार उपाय हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे सटीक, हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधनों से हम किस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में उस समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम लर्निंग बाय डूइंग ही सीख सकते हैं। किताब क्लास में अगर यदि पूछा जाएगा कि फलाना समस्या का क्या क्या समाधान हो सकता है, तो हम हज़ार समाधान सुझा देंगे, लेकिन जब हमको प्रैक्टिकल में काम करना है, जब हमको काम करना है इसको और समस्या का खुद समाधान करना है, तो हम देखेंगे कि वास्तव में हमारे पास क्या क्या संसाधन और तरीके मौजूद हैं जिसके द्वारा हम सहजता से इसका समाधान कर सकते हैं। तो ये स्किल हमारे अंदर जुड़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, समस्या समाधान की एबिलिटी हमारे अंदर आ रही है। तो अभी हम लोग दो तरह का तरीका देख सक रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षण में। एक जो है वह क्या है, खेल विधि है, और दूसरा लर्निंग बाय डूइंग। ये दोनों का अगर यदि हम कोऑर्डिनेशन करेंगे तो दोनों का कोऑर्डिनेशन, खेल में बच्चे को आनंद आता है और काम जब करता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना, उत्तरदायित्व की भावना आती है और आत्मनिर्भरता आती है। तो दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन करेंगे तो खेलने में उन्हें आनंद भी आएगा
और उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होगा। तो ये बहुत ही मतलब कहा जाए कि उपयोगी विधियां हैं, और इन विधियों का उपयोग से शिक्षण जो है वह ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। किसके लिए? शिक्षार्थी के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो हमें इनका समन्वय करके सिखाने की आवश्यकता है। कल जा करके अगर यदि आप शिक्षक बनते हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो किंडरगार्टन विधि है, तीसरा जो विधि है वह है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि में फ्रेडरिक फ्रोवेल इसको विकसित किए हैं। और इस विधि की विशेषता क्या है? इस विधि का जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है वह रखा गया है ऑल अराउंड डेवलपमेंट, मतलब किसी का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? मतलब एक का दिमाग बहुत तेज हो गया लेकिन शारीरिक रूप से वो कमजोर रह गया, ये हो सकता है। या फिर शारीरिक विकास तो हो गया लेकिन दिमाग से कमजोर रह गया, या शारीरिक और मानसिक विकास तो हुआ लेकिन उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, भावनात्मक विकास नहीं हो गया। सामने कुछ हो रहा है लेकिन उसको रिस्पॉन्ड वो नहीं कर रहा है, उसके प्रति ना कोई रिएक्ट कर रहा है ना रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो एक रोबोट की तरह हो गया। वो मानवीय गुणों की, उसमें जो संवेदना का जो गुण है उसका कमी रह गया उसमें। तो सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? शारीरिक विकास होना, मानसिक विकास होना, भावनात्मक विकास होना, बौद्धिक विकास होना, कई सारे चीज़ हैं। इन सारी चीज़ों का विकास साथ साथ जब होता है तो उसको हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास के लिए जो विधि है वो सुझाया गया फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा, वह है किंडरगार्टन विधि। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में सबसे पहले क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक वातावरण का तैयार किया जाता है, जिस वातावरण में बच्चे आज़ादी के साथ जो है वो कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ खेलते हैं और सीखते रहते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें शिक्षक का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक की बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर की होती है। शिक्षक की भूमिका कंट्रोलर की नहीं होती है, नियंत्रण नहीं करना चाहता है सारा परिस्थितियों पर, सारे व्यक्तियों पर कंट्रोल नहीं चाहता है। वह क्या चाहता है कि उनको मार्गदर्शन करे, उनको गाइड करे, उनको सही परिस्थिति वहाँ पर प्रदान करे जहाँ पर वे स्वतः सीख सकें। तो इसमें क्या क्या होता है? किंडरगार्टन विधि में ये सब लाने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है खेल और एक्टिविटीज़। खेल और एक्टिविटीज़ में क्या है? कई तरह के खेल खिला रहे हैं बच्चों को। हमको 10-20 खेल आना चाहिए अगर यदि हम बच्चों के बीच जा रहे हैं तो कम से कम। तो बच्चों को अब क्या है कि बच्चों को खेल विधि के द्वारा पजल्स कुछ देंगे कि ये पजल्स को चलो बनाओ, कुछ उनको गीत गवाएंगे, गीत गा के सुनाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, और कहानियाँ पूरे जेस्चर पोस्चर के साथ, हाव भाव के साथ सुनाएंगे, तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा और बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लेंगे। संगीत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? संगीत के द्वारा उन्हें सिखा सकते हैं। संगीत जो होता है वह क्या होता है? ये दो तरह का काम करता है। एक तो संगीत के द्वारा सीखते हैं, दूसरा क्या करते हैं? हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका निकाल लेते हैं, जो बातों को हम सहजता से ऐसे बातचीत में नहीं कह पाते हैं दूसरे को, संगीत के माध्यम से कभी कभी कह देते हैं, कहानियों के माध्यम से कह देते हैं, मुहावरों के माध्यम से कह देते हैं। तो संगीत जो है वो क्या करता है? ये हमें एक नया आयाम देता है कि हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे आप फिल्मों में देखे होंगे कि नायक या नायिका जो है वह क्या करता है? अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए गाने का सहारा लेता है, गीत गाता है, कि वह क्या उसके प्रति भावना रखता है, क्या इमोशन रखता है, उसको कैसे एक्सप्रेस करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस विधि में। और क्या होता है इस विधि में? यह होता है कि जब हम ये किंडरगार्टन विधि में शिक्षा देते हैं तो क्या होता है? गतिविधि कराते हैं, खेल कराते हैं, गीत गवाते हैं, कहानी सुनाते हैं, और जनरली क्या होता है उसके लिए हम आसपास के प्रकृति के बीच में ले जा कर के, क्लासरूम से बाहर निकल करके इन गतिविधियों को करते हैं। तो उससे क्या होता है? प्रकृति से, अपने आसपास के चीज़ों से, पेड़ पौधों से, मिट्टी से, हवा से, कि नहीं, उन सब से उनका कनेक्शन बनता है, जुड़ाव बनता है। और यह जुड़ाव जो है वो क्या करता है? उन्हें एक
बेहतर मानव बनने में, उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो ये अभी तक हम लोग 3 विधियों की चर्चा कर चुके हैं। चौथी विधि है वह है मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी का नाम सुने हैं हम लोग, पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि मारिया मॉन्टेसरी एक हुई थी जिन्होंने इस विधि का विकास किया था। इस विधि में भी क्या है कि शिक्षा में शिक्षार्थी की स्वतंत्रता पे जोर दिया गया है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दिया जाए। हम उसको अगर आज़ादी नहीं देंगे शिक्षार्थी को तो क्या होगा, वो सही माहौल उसको नहीं मिल पाएगा, उत्साह नहीं मिल पाएगा कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का, तो वह जो है सो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमको एक क्या करना है, स्वतंत्र वातावरण उसे प्रदान करना है। उसे जब स्वतंत्र वातावरण में कुछ करने को देंगे तो वो आत्मनिर्भर बनेगा, और आत्मनिर्भर बनेगा तो उससे क्या होगा, उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। तो इन सब चीज़ों को उसमें ध्यान दिया गया। क्या, एक तो उसको स्वतंत्र वातावरण दिया जाए, उसको आत्मनिर्भर बनने दिया जाए, और उसके व्यक्तित्व के विकास में, विकास का उसे खुद उसे कारण और परिणाम बनना है। तो इन बातों पर जोर दिया है उन्होंने। इस विधि में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग स्वतंत्रता का बात किए तो क्या होता है, कैसी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब कि बच्चों को, अगर यदि हम क्लास में गए, बोलो आज क्या पढ़ना है, तो बच्चे ये डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो गणित पढ़ेंगे कि भाषा हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, या विज्ञान पढ़ेंगे, या सामाजिक विज्ञान, ये उन्हें डिसाइड करने दीजिए। अब अगर यदि वे बच्चे अगर यदि सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे, खेल खेल में पढ़ेंगे, आज खेलेंगे या कोई एक्टिविटी करेंगे, कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करेंगे, कौन सा गेम खेलना पसंद करेंगे, ये चीज़ उन्हें डिसाइड करने दिया जाए। मतलब उनके पसंद का होता है सारा चीज़। स्वतंत्रता का मतलब गतिविधि चुनने का, गेम चुनने का उन्हें आज़ादी होती है। शिक्षक का मार्गदर्शक की भूमिका में अब ये तलाशते हैं कि हम जो बच्चे जो गतिविधि करना चाह रहे हैं, उस गतिविधि में हम अपनी विषय वस्तु को कैसे जोड़ सकते हैं, उस खेल में हम अपने विषय वस्तु को कैसे जोड़ सकते हैं, और जो हम परिणाम निकालना चाह रहे हैं वो कैसे निकल सकता है, ये शिक्षक का सोचना काम है। और इसीलिए यहाँ ज़रूरत होती है कि प्रशिक्षित शिक्षक, अगर शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होगा तो वह रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा, वांछित रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा, जो चाहता है वो परिणाम नहीं हासिल कर पाएगा। तो फिर क्या है, दूसरा है इसके लिए, एक तो अब क्या है कि हम खेल विधि से सीखेंगे, तो खेल में क्या होगा, कुछ नियम ऐसे बनाने होंगे, कुछ स्टेप ऐसे रखने होंगे जो हमारे सब्जेक्ट मैटर को छूता हो, जो सब्जेक्ट मैटर को वहाँ बीच में लाता हो, तो बदलाव करना हुआ। कुछ TLM रखने होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं, उनको यूज़ करना होगा। उनको यूज़ करके बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, और जो बच्चा सीखना चाह रहा है या शिक्षक जो सिखाना चाह रहे हैं उस चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। फिर क्या होता है, इसमें बच्चे को तो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन एक डिसिप्लिन भी होता है वहाँ पर। जब हम कोई एक्टिविटी कराते हैं, कोई गेम कराते हैं, कोई स्टेप बताते हैं कि ये स्टेप करना है, ये स्टेप में गड़बड़ी हुई तो तुम जो है सो आउट हो जाओगे, या तुम्हें यहाँ पे ये पॉइंट कम कर दिया जाएगा। तो क्या होता है, एक स्वतः अनुशासन के साथ वो काम करता है वहाँ पर। इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो है, सब बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन कोई बच्चा तेज़ी से सीखता है, कोई धीरे सीखता है, लेकिन सीखता सब है। तो क्या होता है, बच्चे अपनी गति से सीख पाते हैं। मॉन्टेसरी विधि से जब शिक्षण होता है तो ये नहीं कि क्या होता है कि कुछ क्लासरूम शिक्षण में कुछ तेज़ बच्चे सीख जाते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो पीछे कुछ भी नहीं जानते हैं, पीछे वाले बच्चे या कोई बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो नहीं सीख पाते हैं। लेकिन इसमें सभी सीखते हैं, कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, अपनी गति से सीखते हैं। मॉन्टेसरी में भी क्या होता है, इस विधि से शिक्षण में भी समग्र विकास होता है। समग्र विकास का तात्पर्य है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, भावनात्मक विकास, जो विभिन्न तरह के विकास हैं वो सारे विकास देखने को मिलते हैं। अब जो लास्ट विधि हम लोग चर्चा करेंगे इसमें है वह प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि आप लोग काम किए होंगे कई बार, शिक्षक आपको प्रोजेक्ट दिए, सोशल साइंस का प्रोजेक्ट दिए, साइंस का प्रोजेक्ट दे दिए, उस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट विधि जो है
ये जॉन ड्यूई और किलपैट्रिक 2 शिक्षा शास्त्री हुए जिनके विचारों से प्रेरित होकर के प्रोजेक्ट विधि को हमारे करिकुलम में शामिल किया गया है। ये प्रोजेक्ट विधि क्या करता है कि हम लोग जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम से हम रूबरू होते हैं, उनको हम जान पाते हैं। हमारे वास्तविक जीवन में क्या क्या समस्याएं होती है उनको हम लोग जानते हैं, और फिर क्या करते हैं, उन समस्याओं को जब हम बेहतर तरीके से जानते हैं, फिर उसका समाधान क्या हो सकता है वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह का एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, अनुभवात्मक शिक्षण है। ये शिक्षण के दौरान हम क्या करते हैं, अनुभव कर पाते हैं किस चीज़ का, कि किसी जो समस्या है, तो समस्या की जड़ में क्या क्या चीज़ है, समस्या से जुड़े हुए कौन कौन से चीज़ें हैं, और उसका समाधान क्या हो सकता है, हमारे पास उसके लिए क्या क्या समाधान है, कौन कौन सी उस परिस्थिति में साधन क्या हैं, तरीके क्या हैं, इसको हम लोग जान पाते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें टीम वर्क करने को मिलता है। प्रोजेक्ट जो है जनरली होता है क्या, कि टीम के साथ करना होता है। तो टीम वर्क करने के लिए, तो टीम वर्क में क्या होता है, टीम में काम सबको बटा होता है। अगर यदि हम लीड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डिफरेंट लोग को डिफरेंट काम बांटते हैं हम। काम बांटने के बाद फिर वो क्या करते हैं, सारे लोग अपना अपना काम करके आए तो उस काम को सबको जोड़ा जाता है एक जगह पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ विश्लेषण भी हो रहा है, संश्लेषण भी हो रहा है, मतलब अलग अलग काम में हम डिवाइड भी कर रहे हैं, उसको जोड़ भी रहे हैं, संश्लेषण भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग इसमें सीखते हैं और कम कर पाते हैं। टीम वर्क जो है वो बंटवारे में हम ध्यान रखते हैं कि कौन क्या काम अच्छा से कर सकता है, कौन अच्छा ड्राइंग बना सकता है तो उसको ड्राइंग का काम देंगे, कौन ऐसा काम है जो फील्ड से कुछ लाना है कलेक्ट करके वो कौन ला सकता है तो उसको वो जिम्मेवारी देते हैं, कौन ऐसा है जो प्रेजेंट अच्छा कर सकता है उसको प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग रखते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं बेहतर तरीके से, और यही तो है शिक्षण का उद्देश्य, अपनी परिस्थितियों को, अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझना, उनको रिसोर्स की तरह यूज़ करना। ये सारा चीज़ हमारे अंदर जो है स्किल वो कहाँ से आता है, तो जब हम प्रोजेक्ट आधारित काम करके कुछ सीखते हैं तब ऐसा होता है। तो हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक जो स्किल आता है वो बाकियों से अलग होता है। हम चीज़ों को फिर अलग ढंग से देखने लगते हैं और उसका समाधान भी अपनी तरह से करने की हम में योग्यता आती है। यह जो तरीका है वह क्या है, ये जितने भी तरीके हैं इस सब में क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, शिक्षार्थी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। और जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो बहुत ही प्रभावी हमारा शिक्षण होगा। तो ये हम लोग महत्वपूर्ण ये 5 तरीके सीखे जो बाल केंद्रित शिक्षण के हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की रुचि, बालक की ज़रूरत और बालक की क्षमता का भरपूर ध्यान रखा जाता है। साथ ही आसपास की परिस्थितियों से उसे कनेक्ट किया जाता है और उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। वे खुद से करके अनुभव लेते हुए चीज़ों को सीखते हैं, बेहतर तरीके से सीखते हैं। और जो शिक्षक यदि एक शिक्षक अगर क्लास में सिखाना चाहे तो उसके दिमाग में जो रहेगा वही चीज़ सिखाएगा, उससे ज़्यादा नहीं सिखा सकता है। लेकिन बच्चों को जब स्वतंत्रता देते हैं तो अलग अलग बच्चे चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं, समस्याओं को अलग अलग तरह से देखते हैं, अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। उसका समाधान भी हर एक के पास यूनिक होता है, अलग होता है। और इस तरह से क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ काम करते हुए, टीम के साथ काम करते हुए, खुद आज़ादी के साथ काम करते हुए जितना कुछ सीख सकते हैं वो एक शिक्षक क्लास में नहीं सिखा सकता है। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षण आज की ज़रूरत है, आज के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है और इसे अपनाने की आवश्यकता है। आप लोगों के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए इस पद्धति को यहाँ पे लाया गया है ताकि आप लोग इससे बेहतर तरीके से समझ सकें और कल जा कर के आप शिक्षक बनते हैं तो आपके अंदर ये बीज रूप में डाला जा रहा है कि कल जा कर के आप एक शिक्षक बने तो उत्कृष्ट शिक्षक आप कैसे बन सकते हैं।
बाकी शिक्षकों से आप कैसे ज़्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं, इसलिए इसको लाया गया है। आशा है हमारा यह जो प्रयास है, यह जो लेक्चर बनाया गया है या जो वीडियो बनाया गया है, आप सभी के लिए आपके पाठ में जो है उसको बताने के लिए ये उपयोगी रहा होगा। और भी कुछ ऐसे वीडियो होंगे तो हम निश्चित तौर पर आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। आप लोग को कौन से पार्ट के लिए वीडियो चाहिए वो कृपया कमेंट में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नया वीडियो को आए तो आप उस वीडियो को जान सकें, आपको नोटिफाई किया जा सके। आप बेल आइकन भी दबा लेंगे तो आपके पास नोटिस जाता रहेगा कि नया वीडियो आ गया है। तो इतना ही आज तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, इतनी देर तक बने रहे और क्लास का ये मज़ा लिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत है या इस वीडियो को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, आपके पास कुछ सुझाव है तो आप अपना सुझाव भी भेजें, और कोई सवाल भी है तो सवाल भी कमेंट में लिखें। हम उससे जुड़ा हुआ कोई वीडियो और बना करके पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।